हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अशफाक चटाईवाला। आई एम अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे कौन से 5 न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी कि क्रॉनिक ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है। सो एक नॉर्मल सिनारियो में जब ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है या हार्ट रेट बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी सी एक्सपांड हो जाती है, जिसको बोलते हैं वेजो डायलेशन। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हो सकता है कि वेजो डायलेशन ठीक से ना हो या वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो डाउन हो रही है। तभी ब्लड वेसल्स की वॉल पे ब्लड का प्रेशर होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो दैट इज व्हाट इज ब्लड प्रेशर। इन शॉर्ट, वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो एक नॉर्मल सिनारियो में जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 रहता है, जैसे कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली एलिवेटेड रहता है, टेम्पररी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली कुछ वजह से एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रहता है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। और अगर वो 130 सिस्टोलिक से ज़्यादा जाता है तो उसको कहेंगे स्टेज 1 ऑफ हाइपरटेंशन। अगर वो क्रॉनिकली 130 से ज़्यादा रहता है कंटिन्यूसली, दैट इज हाइपरटेंशन एंड दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। सो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बारे में बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि कॉमन कॉजेज क्या है। सो ऑलरेडी वी नो कि ओबेसिटी या ज़्यादा वजन बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर किसी को क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस, उसकी वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रह सकता है। एंड प्लस अगर किसी को किडनी डिजीज है या किसी को डायबिटीज है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की। उसमें से सबसे पहला है विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी कैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, कैसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है, वो देखते हैं। सो अगर कोई भी रीजन से बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, जैसे कि किसी का सोडियम लेवल कम हो रहा है या ब्लड का जो ओवरऑल वॉल्यूम है डिहाइड्रेशन की वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ऐसे में हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS। ये सिस्टम क्या करता है कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है ऑटोमेटिकली। सो ये सिस्टम स्टार्ट होता है किडनीज से और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्पररी नीड। तो ये सिस्टम की वजह से एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, उसके बाद वो ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल भी होना चाहिए। तो विटामिन डी ये सिस्टम को, RAAS सिस्टम को रेगुलेट करता है, मतलब उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए ट्राई करता है। लेकिन अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है, डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो RAAS हमेशा ओवर एक्टिवेटेड रहेगा और बार-बार ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। सो ऐसे सिचुएशन में अगर ये सिस्टम क्रॉनिकली ओवर एक्टिवेटेड रहता है तो ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ सकता है एंड दिस इज द रीजन विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर विटामिन डी नॉर्मल है तो RAS जब ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करता है, उसके बाद विटामिन डी उसको वापस रेगुलेट करके नॉर्मलाइज कर देता है। तो अब बात करते हैं सेकेंड न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इन द फूड। अगर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत हाई है फूड में, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल फैटी एसिड्स है, जो कि बॉडी खुद नहीं बना सकता, तो वो हमें फूड के थ्रू लेना पड़ता है। और ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का टाइप है। तो पहले ये जान लेते हैं कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में क्या करता है, क्या फंक्शंस है उसकी। सो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करना बॉडी में, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना, सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, हार्मोन प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, स्किन और हेयर के लिए बेनिफिशियल है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो इतने सारे ओमेगा 6 के फंक्शंस होते हुए भी क्यों ओमेगा 6 एक हाइपरटेंशन का रीजन बन सकता है, चलिए वो देखते हैं।
सबसे पहले तो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के क्या सोर्सेज़ हैं फूड में? तो पहले आता है वेजिटेबल ऑयल्स जिसमें सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। फिर आते हैं नट्स और सीड्स जैसे आमंड्स, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। फिर हो गया नॉन ऑर्गेनिक मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे जो ग्रेन फेड चिकन होता है और ग्रेन फेड चिकन से जो एग्स आते हैं, दोज आर नॉन ऑर्गेनिक एग्स। तो उसमें भी काफ़ी ओमेगा 6 हाई रहता है। प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बिस्किट्स, केक्स और स्नैक्स जो हम खाते हैं पैकेट वाले फूड्स, उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। हम जो नॉर्मल इंडियन डाइट खाते हैं उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। डाइट में अगर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये इम्बैलेंस जो है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रॉनिकली हाई रहता है और यही इन्फ्लेमेशन हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। और यही ब्लड वेसल डैमेज की वजह से जो वैस्कुलर डैमेज होता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हो जैसे ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है, वो 1:1 सबसे बेस्ट रेशियो होता है, सबसे ऑप्टिमल होता है फॉर गुड हेल्थ। तो वो रेशियो करने के लिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे ये रेशियो में ओमेगा 6 की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जैसे कि अगर 1:1 से 2:1 हो गया, 3:1 या 4:1, तो धीरे-धीरे ओमेगा 6 जैसे-जैसे हाई होने लगता है, वैसे बॉडी में थोड़ा-सा इन्फ्लेमेशन भी हाई रहने लगता है। लेकिन 4:1 तक ठीक है, लेकिन जब अगर वो 15:1 या 20:1 हो जाता है, जो कि नॉर्मली आजकल के डाइट में वैसा हो रहा है, तो वो बॉडी के लिए क्रॉनिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लेमेशन और वही इन्फ्लेमेशन कारण बन सकता है हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का। अब बात करते हैं थर्ड न्यूट्रिशनल फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन जो है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। देखते हैं विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कैसे रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में या हाइपरटेंशन के लिए। हम डाइट से जब भी प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन में प्रोटीन का एक अमीनो एसिड जो रहता है मथाइनिन। तो वो मथाइनिन का जब डाइजेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उससे एक बाय प्रोडक्ट बनता है जो है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है जो मथाइनिन के सिंथेसिस में बॉडी में बनता है नेचुरली। होमोसिस्टीन का प्रोडक्शन बॉडी में होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन यही होमोसिस्टीन जो अमीनो एसिड है, उसको वापस मथाइनिन में कन्वर्ट करने का काम रहता है विटामिन बी 12 का। एक बार होमोसिस्टीन का प्रोडक्शन हो गया बॉडी में, उसके बाद विटामिन बी 12 से वापस कन्वर्ट करता है मथाइनिन में। नाउ अगर होमोसिस्टीन बार बार बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, क्रॉनिकली बढ़ रहा है और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से होमोसिस्टीन वापस मथाइनिन अमीनो एसिड में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो वो बन सकता है एक रीजन ब्लड प्रेशर का। बिकॉज होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड काफी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो ब्लड वेसल्स पे नेगेटिवली इफेक्ट करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को नैरो डाउन करता है और वो एंडोथेलियल डिसफंक्शन का एक रीजन बन सकता है। अगर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है तो होमोसिस्टीन का लेवल कम होने की जगह वो बढ़ता रहता है। ओवरऑल विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी को एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लाइटली नहीं लेना चाहिए। इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, उसे डाइट से या सप्लीमेंटेशन से फिक्स करना चाहिए। तो अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की जो है इनसफिशिएंट पोटेशियम इन द ब्लड। पोटेशियम का एक नॉर्मल फंक्शन यही रहता है कि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो पोटेशियम जो ब्लड वेसल्स है उसको एक्सपांड करता है, वेजो डायलेशन करता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर सोडियम का लेवल बढ़ने लगता है तो वो भी पोटेशियम उसको बैलेंस आउट करता है, उसको सोडियम को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। जब भी पोटेशियम का लेवल बॉडी में बहुत ही कम होने लगता है उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। इस सिचुएशन में जब पोटेशियम बहुत ही कम हो रहा है तो जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनीज के ऊपर, वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया, ये ट्रिगर हो गया, उसके बाद सोडियम और वाटर रिटेंशन बॉडी में होने लगता है, तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक फीडबैक है
कि बॉडी ट्राइज टू रिटेन जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रिटेन करने की कोशिश करता है। उस चक्कर में बॉडी सोडियम भी रिटेन करेगा तो उसकी वजह से और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगे और कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और जैसे हमने पहले बात की थी, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो भी ट्रिगर हो जाता है बिकॉज ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। सो ये पोटेशियम लो होने की वजह से ये सारे प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए हैं, उसकी वजह से फिर से ब्लड प्रेशर राइज होने लगता है। और अगर ये क्रॉनिकली रहा, कंटिन्यूस रहा, तो इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। तो अब बात करते हैं फिफ्थ न्यूट्रिशनल फैक्टर, जो कि सबसे कॉमन है, वो है शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन के लिए। तो शुगर से जो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, वो चाइल्डहुड से भी हो सकता है। अगर किसी ने बहुत मीठा खाया है या स्वीट टूथ है या बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक किया है इवन चाइल्डहुड में, तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही फास्ट बॉडी में बढ़ सकता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि बॉडी के जो सेल्स है वो ग्लूकोज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसकी वजह से ग्लूकोज, शुगर बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है ब्लड में। और तभी पता चलता है कि ब्लड में हाई शुगर है। और अगर शुगर बॉडी में हाई है तो इंसुलिन, जो शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बॉडी में ज्यादा रहेगा। सो ऑलरेडी इस सिचुएशन से प्री डायबिटिक या डायबिटिक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर भी इसी की वजह से बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, अगेन सेम थिंग, बॉडी में हाई इंसुलिन और हाई शुगर की वजह से जो बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सारी चीजें फिर से ट्रिगर करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब तक ब्लड ग्लूकोज यानी कि ब्लड शुगर हाई रहेगा, इंसुलिन ज़्यादा रहेगा बॉडी में, तो ये सारे ट्रिगर्स बॉडी में कंटिन्यूसली होते रहेंगे। सो यही रीज़न है कि जिन लोगों को हाई शुगर का प्रॉब्लम ऑलरेडी है, उन्हीं लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम यूजुअली रहता है। और फिर मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए, और वो मेडिसिन कभी भी बाद में बंद होने के चांसेस नहीं होते। मोस्ट प्रोबेबली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एक बार स्टार्ट हो गई तो पूरी लाइफ तक वो लेने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ येस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून।